तो बच्चों आज से शुरू होगा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। अभी तक चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, जिसमें तुम्हें क्या बताया गया है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्थिर वैद्युत विभव के बारे में सब कुछ लिखाया जा चुका है। अब कहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा वैद्युत धारिता, ये नया टॉपिक है, इससे रिलेटेड कई डेरिवेशन दे रखे हैं, इसमें हमें ये सीखना है। तो वैद्युत धारिता जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, और वैद्युत धारिता को पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं। जैसे तुम्हें यहाँ पढ़ना होगा चालक। चालक मतलब कंडक्टर के चालक क्या होते हैं। इसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है, अचालक। अचालक मतलब कि नॉन कंडक्टर, और इसे ये चालक को क्या कहते हैं, वैद्युत रोधी भी कहते हैं। और वैद्युत रोधी को क्या लिखते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इसके बाद आता है परावैद्युत। परावैद्युत का जिक्र चैप्टर फर्स्ट में भी हो चुका है। परावैद्युत मतलब डाई इलेक्ट्रिक। और इसके बाद पढ़ना है तुम्हें अर्धचालक। यहाँ थोड़ा सा ही बताया जाएगा अर्धचालक के बारे में, क्योंकि अर्धचालक का पूरा चैप्टर है सबसे लास्ट वाला, और उसमें अर्धचालक का ही इसमें जिक्र किया गया है। तो पहला तो ये है, ये तीनों एक ही हैं, और तीसरा हो गया ये। तो सबसे पहले चालक के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे क्या, चालक। चालक की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले तो, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है और वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सारी क्या हैं, चालक हैं। कैसे, सबसे जो अच्छा चालक होता है वो कौन सा होता है, चांदी होता है, नहीं कि Ag, चांदी Au हो जाएगा। सोना, सोने के बाद कापर हो जाएगा, Fe हो जाएगा, ETC। इसी तरीके से बहुत सारी धातुएं भी होती हैं और भी हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है अचालक। अचालक मतलब, अचालक की डेफिनेशन लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है या जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अचालक या वैद्युत रोधी कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे अभ्रक है, और कांच है, कागज है, लकड़ी है, बहुत सारी प्लास्टिक भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम आसानी से जानते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्या होती हैं, वैद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, वैद्युत रोधी या अचालक कहते हैं। उसके बाद आती है परावैद्युत। परावैद्युत होते तो यही हैं, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन चाहे तो हम इसकी अलग लिख सकते हैं। तो अब किसकी डेफिनेशन लिखनी है, परावैद्युत की डेफिनेशन लिखनी है। तो लिखिएगा परावैद्युत की डेफिनेशन क्या होती है, वे पदार्थ जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं वैद्युत रोधी कहलाते हैं। यानी क्या बताया गया है कि वे पदार्थ जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे इसमें है, अभ्रक भी है, कांच भी है, कागज भी है, ये क्या कहलाते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं, ये भी क्या होते हैं, वैद्युत रोधी भी हैं, और डाई इलेक्ट्रिक भी यही कहलाते हैं। तो क्लियर हो चुका है दो डेफिनेशन। अब तीसरी पे आ जाओ, अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चालक तथा अचालक दोनों की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और कार्बन है। सिलिकॉन के ही सोलर सेल बनाए जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा ही सनलाइट डलने से ही इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, निकलकर अपने परमाणु से बाहर अनियमित रूप से गति करने लगते हैं और वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों की डेफिनेशन है। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आती है, कभी कभी आ जाती है, तो कोई खास आवश्यकता इन्हें याद करने की नहीं होती है, लेकिन हाँ इन्हें समझना है, ध्यान जरूर रखना है कि चालक, अचालक, वैद्युत रोधी या परावैद्युत या अर्धचालक क्या होते हैं, इनका ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मुक्त आवेश। क्या है, मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। अब मुक्त आवेश क्या होता है, फ्री चार्ज। ये है फ्री चार्ज, और ये क्या है, वाल्व चार्ज।
एक फ्री चार्ज है, एक बाउंड चार्ज है। अब ये तो सबको पता है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन होकर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, यही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसी आवेश को क्या कहते हैं? मुक्त आवेश कहते हैं। अब जल्दी से समझना है, कोई नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसमें भी कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए? 8 बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन और बना लो, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की बात कर रहे हैं। परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 1। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें तो पदार्थ के भीतर क्या करने लगेगा? अनियमित रूप से गति करने लगेगा। यही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। तो ये क्या ले जाएगा? मुक्त आवेश लेके जाएगा। अब जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या बना? सोडियम आयन बन गया। कौन सा आयन हो गया? धन आयन। यानी कि अब डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो क्या कहोगे कि परमाणु से अलग होकर इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर अनियमित रूप से गति करते हैं, यही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। इनके द्वारा ले जाया गया आवेश ही क्या कहलाता है? मुक्त आवेश कहलाता है। अब हमें किसकी डेफिनेशन लिखनी है? बद्ध आवेश की लिखनी है। तो बद्ध आवेश की डेफिनेशन लिखेंगे। तो बद्ध आवेश की क्या होगी कि जब किसी, ये क्या दे रखा, परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है? धनावेशित आयन बन जाता है। और जो धातु जालक होता है उसमें ये एक नियमित क्रम में बंधे होते हैं तथा अपनी स्थिति छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसे आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। तो ये क्या होगी? डेफिनेशन बद्ध आवेश की हो चुकी है। तो क्लियर है दोनों के दोनों। एक तो मुक्त आवेश है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हैं, तो वही आवेश क्या कहलाता है? मुक्त आवेश कहलाता है। और दूसरा क्या है कि ये जो बंधे हुए हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति छोड़कर नहीं जा रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? बद्ध आवेश कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हो चुकी है। अब हेडिंग डाल दो वैद्युत धारिता, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। कौन सी डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हमें क्या करनी है? यही वैद्युत धारिता लिखनी है। अब वैद्युत धारिता का मतलब क्या होता है? जैसे कि सीधे सीधे धारिता दिखाया गया है, तो धारिता का मतलब क्या है? धारिता का मतलब अगर जनरल भाषा में किया जाए कि कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कि किसी बच्चे की खाने की क्षमता हो सकती है, किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता हो सकती है। तो ये क्या होती है कि कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है, कोई व्यक्ति कितना खाता है। अगर खाने से ही लिया जाए तो एनर्जी व्यक्ति को किसी को भी कहाँ से मिलती है? किसी के खाने से। यानी कि जैसे जैसे वो खाता जाता है उसमें एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती रहती है। तो वही चीज यहाँ क्या बताई है? वैद्युत धारिता से। यानी कि वैद्युत धारिता मतलब, धारिता का मतलब कि कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मतलब यहाँ किससे? कि सपोज करो कि हमारे पास कोई चालक है, हम उस चालक को क्या दे रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार में ही बहुत सारा आवेश दिया जाए। वो आवेश क्या होता है? धीरे धीरे ही दिया जाता है। सपोज करो कि हमें किसी को 100 माइक्रो कलाम आवेश देना है, तो एक बार में तो दे ही नहीं सकते 100 माइक्रो कलाम। तो हम क्या करते हैं? उसे छोटे छोटे टुकड़ों पर आवेश देते। पहले 1 कलाम, 2, 10, 20, 30, 40 जाए, इस तरीके से क्या हो जाता है? ये 100 तक पहुंच जाता है। और जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। यानी कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं उसके विभव में क्या हो रहा है? वृद्धि। किसी व्यक्ति को खाना खिला रहे हैं तो उसमें क्या बनती रहती है? एनर्जी। तो इसी तरीके से क्या होता है? यहाँ होता है कि चालक को हम जब आवेश देते हैं क्यों, तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाती है? v हो जाती है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा? अब इसमें लिखना है, हेडिंग डाल दीजिए वैद्युत धारिता, और लिखा क्या जाएगा कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक के विभव में वृद्धि होने लगती है। तो क्या लिखना है इसमें? जो डेफिनेशन है वैद्युत धारा की, सबसे पहले क्या लिखी जानी है? लिखिए लाइन क्या कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। ये लाइन लिखनी है पहले। इसके बाद फिर लिखना है कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि V है, तब अभी जो लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है कि Q समानुपाती V। यहां हम इसे लिख सकते हैं Q = CV, जहां C एक क्या है? नियतांक, और C को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि ये C ही क्या है? वैद्युत धारिता। C बराबर आ जाएगा Q/V। कितना हुआ? C बराबर Q/V। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब तक तुम्हें ये बताया गया है कि कैसे किसी चालक को आवेश देते रहने से उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, और C बराबर हो जाता है, Q बराबर हो जाता है CV, जहां C क्या है? एक नियतांक है, और C को कहते हैं चालक की धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V। यहाँ तक लिखने के बाद C बराबर Q/V। अब क्या लिखी जानी है? इसकी डेफिनेशन लिखी जानी है। तो डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जाएगी? लिखिएगा कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q
व उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, तो कितना मात्रक हो जाएगा इसका? कूलाम प्रति वोल्ट या फेराड होता है। तो क्लियर है डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन लिखी है कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q व उसके कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं व इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फेराड होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये जो आया है फेराड, ये क्या है? इसका मात्रक है। अब तुम्हें लिखनी है एक फेराड की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने के लिए क्या लिखोगे? जल्दी से ध्यान दो, इसी से ही बन जाएगी डेफिनेशन। किसकी? फेराड की। तो क्या डालना है हेडिंग? एक फेराड हेडिंग तुम्हें डालना है। और एक फेराड हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वैद्युत धारिता C बराबर कितनी होती है? Q बटे V। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तब C बराबर कितना आ जाएगा? 1 फेराड आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? जैसे अभी शुरू में समझाया है कि हम किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं, उसके विभव में कितनी हो रही है वृद्धि? V की। अब यहाँ डेफिनेशन क्या लिखोगे? यहाँ तक लिखने के बाद ये तीनों लाइनें उतारनी है। पहले एक फेराड हेडिंग डालना है, उसके बाद वैद्युत धारिता का फॉर्मूला लिखना है, फिर Q बराबर 1 कूलाम लेना है, V बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा? 1 फेराड। तो अब लिखनी है डेफिनेशन। इसके बाद क्या लिखोगे कि अतः किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, अतः किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट है, तो उस चालक की धारिता 1 फेराड होगी। ये हो गई 1 फेराड की डेफिनेशन। अब ये जो धारिता का मात्रक है फेराड, इसे फेराड में नहीं लिया जाता है। जितने भी न्यूमेरिकल करने को आएंगे वो तुम्हें सबके सब किसमें लिखने पड़ेंगे? या तो 1 माइक्रो फेराड में होंगे या 1 पिको फेराड में होंगे। माइक्रो का तुम्हें पता ही है 10 की घात -6 फेराड होता है, और पिको का होता है 10 की घात -12 फेराड। ये इसमें नीचे को लिख लेना, चाहे तो नोट करके लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। तो इस तरीके से ये क्या हो चुकी है? किसी भी चालक की वैद्युत धारिता हो गई। धारिता मतलब कि जितना किसी को आवेश दोगे उतनी उसके विभव में क्या होती रहेगी? वृद्धि होती रहेगी। और आवेश और विभव में होने वाली वृद्धि के ही अनुपात को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। जनरल सा मतलब है आवेश ग्रहण करने की क्षमता से है कि कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। जैसे जैसे ही वो आवेश ग्रहण करेगा उसकी विभव में क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। तो धारिता का मतलब क्या है कि किसकी चीज की धारिता? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता का मतलब ही क्या है? यहाँ जनरली धारिता है। और आवेश जैसे जैसे कोई भी चालक ग्रहण करता है वैसे वैसे उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। तो बहुत ही मोस्ट चैप्टर है ये, जिसमें से डेरिवेशन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसे जरूर तैयार करना है। और इस वीडियो को जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंचाना है। पेज को फॉलो करें और उन बच्चों को शेयर करें जो इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। तो बच्चों इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है, ध्यान से देखना है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब ये है कि किसी चालक को हम कितना आवेश दे सकते हैं, तो वो उसकी किस पर डिपेंड करता है? त्रिज्या पर डिपेंड करता है। यही इस टॉपिक में बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? डेरिवेशन करने का तरीका बता रखा है। पहले क्या करना होता है? लैंग्वेज लिखी जाती है। लैंग्वेज के बाद क्या बनाया जाता है? डायग्राम, और डायग्राम के बाद फिर उसका लिखा जाता है मैथमेटिकल पोर्शन। तो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये चित्र बना हुआ है, इसके बारे में लिखना है। तो लिखना शुरू करेंगे हेडिंग डालने के बाद। माना स्मॉल ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक जो कि वायु में स्थित है तथा गोले को +Q आवेश दिया जाता है, जो कि उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। तो ये इसमें लैंग्वेज लिखी जानी है। और इसे लिखने के बाद हमें क्या करना है कि इस गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक लाइन और लिखी जानी है। तो लाइन लिखेंगे
लाइन लिखनी है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ध्यान से सुनना है, ये लाइन लिखनी है जो अब तक थ्योरी लिखी है उसके बाद ये लाइन लिखनी है कि गोलीय कोश के पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आवेश प्लस Q को केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। उसके बाद तुम्हें ये चित्र बनाना है। ये क्या है? एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल a है और ये किसमें स्थित है? वायु में स्थित है। जब गोले को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर पृष्ठ के क्या होती हैं? अभिलंबित होती है। देखो अगर हमें इस पर से खींच देते एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होती है? प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबित होती है। अब हमें निकालनी है इसकी वैद्युत धारिता। अब तुम्हें सबको पता है कि वैद्युत धारिता कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है C = Q/V, यानी कि हमें क्या चाहिए? विभव चाहिए है। तो वही हमने किया है कि पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए आवेश Q को कहाँ माना जा सकता है? केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। तो हम यही लिख देंगे कि गोलीय कोश के, गोलीय चित्र बनाने के बाद लिखना है गोलीय चालक के, चाहे तो इसे पूरा लिख सकते हो, विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव का फॉर्मूला पता होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता है? R। यही होता है Q/R। लेकिन यहाँ त्रिज्या कितनी दे रखी है? A दे रखी है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो यहाँ R की जगह कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा एक लाइन में कर सकते हैं। और अगर दो लाइन में करना है तो यहाँ चूंकि का चिन्ह लगाएं, क्योंकि ये सूत्र है, मैं ऑलरेडी पता होता है। तो V = कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। अब क्या लिख देंगे कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता सूत्र होता है C = Q/V, जो कि अभी बताया था तुम्हें, C = Q/V। इसमें ही V की क्या कर देंगे? ये वाली वैल्यू यहाँ लगा देंगे। तो C = आ जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। Q से Q हो जाएगा कैंसिल। C = आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब तुम्हें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? सभी की सभी वैल्यू नियतांक होती हैं। और C किसके अनुक्रमानुपाती है? त्रिज्या A के अनुक्रमानुपाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी गोलीय चालक की त्रिज्या ज्यादा होगी तो उसकी धारिता भी ज्यादा होगी, अगर किसी की त्रिज्या कम होगी तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी में कोई तो डेरिवेशन यहाँ पूरा हो चुका है। यहाँ नोट करके हम एक दो चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि सूत्र से ही क्या बताया गया है कि C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, या C अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा? A के हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, यदि ये एक्सपेरिमेंट किसमें? वायु में ना होकर किसमें है? कि किसी परावैद्युत पदार्थ में है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है। यदि गोलीय चालक किसी परावैद्युत पदार्थ में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है, तब धारिता C = कितनी आ जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A। तो इस तरीके से अब ये C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A है, ये है C K = 4 पाई एप्सिलॉन। इन दोनों में रिलेशन कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? C है। तो C K = हो जाएगा C और साथ में कितना आ जाएगा? K। या इसे ये भी लिखा जा सकता है कि K = होता है CK/C। तो ये दोनों में धारिताएं कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर तुम्हें वायु में दे रखी है तो तुम किसी भी परावैद्युत में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेरिवेशन है, मोस्ट डेरिवेशन है, इसे ध्यान से करना है।